नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। देश की संसद को नया स्पीकर मिल गया है। 18वीं लोकसभा के नए स्पीकर एक बार फिर ओम बिरला बन गए। ध्वनि मत से बिरला का चुनाव हो गया। पहले वोटिंग की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन सांसदों की संख्या बल के आधार पर जीत एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला की हुई है। In favor may say aye. The Om Birla, a member of this house, be chosen as the Speaker of this house. लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर दिल्ली में चल रही सियासी गहमागहमी खत्म हो गई। स्पीकर पद के लिए एनडीए ने ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि विपक्ष की तरफ से के सुरेश को मैदान में उतारा गया था। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। पीएम मोदी के प्रस्ताव रखने के बाद एनडीए नेताओं ललन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने भी ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। कि श्री ओम बिरला जी जो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं, इस सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं। श्री ओम बिरला जी को जो मेंबर के हाउस हैं, उनको स्पीकर के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव देता हूं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। That Sri Om Birla, a member of this house, be chosen as the Speaker of this house. प्रस्ताव के साथ ही ध्वनिमत से ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। Sri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं। वे बलराम जाखड़ के बाद दूसरे ऐसे नेता बन गए जो लगातार 5 साल स्पीकर रहने के बाद दूसरी बार स्पीकर बनाए गए। पीएम मोदी ने सबसे पहले ओम बिरला को बधाई देते हुए उनकी तारीफ भी की। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। बता दें कि लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला का समर्थन करने के बदले विपक्ष ने बड़ी शर्त रख दी थी। राहुल गांधी ने सरकार के सामने शर्त रखी कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिले, तभी वे एनडीए के स्पीकर कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। विपक्ष की शर्त मानने की बजाय एनडीए ने चुनाव में जाने का फैसला किया और आखिरकार संख्या बल ज्यादा होने के चलते ध्वनिमत से लोकसभा में ओम बिरला की जीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 18वीं लोकसभा के नए स्पीकर को आप भी समझिए। ओम बिरला लगातार दूसरी बार स्पीकर बने। लोकसभा में ध्वनि मत से चुने गए। स्पीकर के पद के लिए चुनाव की नौबत नहीं आई। संख्या बल के आधार पर एनडीए की जीत हुई और विपक्ष की ओर से वोटिंग की अपील तक नहीं की गई। समझने वाली बात तो यह है कि ओम बिरला ने नया रिकॉर्ड भी बनाया। बलराम जाखड़ के बाद दूसरे स्पीकर बने और 5 साल का टर्म पूरा कर एक बार फिर स्पीकर बने हैं ओम बिरला। पीएम मोदी ने ओम बिरला पर भरोसा जताया और विपक्ष ने भी पूरा समर्थन देने का वादा किया है। बढ़ते आगे, आपातकाल के 49 साल पूरे हो चुके हैं। इस पूरे मामले पर लोग चर्चाएं करते हैं, नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं।
18वीं लोकसभा के नए स्पीकर की कुर्सी पर बैठते ही ओम बिरला ने इमरजेंसी के दौर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार कर दिया है, जिस पर कांग्रेस गर्म है और सियासत चरम पर है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा के स्पीकर बनते ही ओम बिरला ने इमरजेंसी के दौर को याद करते हुए कड़ी निंदा की। इमरजेंसी को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। स्पीकर ने निंदा प्रस्ताव भी लाया। यही नहीं, सदन में आपातकाल के विरोध में 2 मिनट का मौन भी सांसदों से रखवाया। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था। स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के इमरजेंसी पर दिए बयान के बाद सदन में सियासत बेहद गर्मा गई। ओम बिरला के निंदा प्रस्ताव पर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा के स्पीकर की इमरजेंसी पर निंदा प्रस्ताव सदन में पेश किए जाने को लेकर कांग्रेस बेहद गर्म है। पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। नहीं, देखिए, आज पहला दिन था उनका और इस तरह के इश्यूज पे उनको कायदे से नहीं बोलना चाहिए था। जब ध्वनि मत से वो बने थे, इसका मतलब सारे लोग का विश्वास था उनमें, और पहले दिन से पार्टीशन एटीट्यूड करके कांग्रेस को और विपक्ष को टारगेट करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। उनको संसद की मर्यादा और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। आपातकाल को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने देश पर वो काला कानून थोपा था जिसने लोगों की स्वतंत्रता छीन ली थी। 21 महीने तक देश बेहद कठोर कानून की वजह से सिसकता रहा। ऐसे में इमरजेंसी का नाम आते ही कांग्रेस को क्यों गुस्सा आता है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और समझिए कि इमरजेंसी पर कांग्रेस क्यों गर्म है। इमरजेंसी लागू होने के 49 साल पूरे हुए आपातकाल को लेकर सियासत बेहद तेज है। पीएम ने लोकतंत्र को काला धब्बा बताया। सत्ता पक्ष का लगातार कांग्रेस पर हमला देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, लोकसभा में स्पीकर ने निंदा प्रस्ताव भी ला दिया है। ओम बिरला ने सदन में मौन भी रखवाया और निंदा प्रस्ताव को लेकर विपक्ष बेहद नाराज हुआ। लोकसभा में नाराजगी और विरोध किया गया। कांग्रेस के नेता बीजेपी पर सियासत चमकाने का आरोप लगा रहे हैं। मुद्दों से भटकाने का आरोप कांग्रेस लगा रही है। समझना तो जरूरी ये भी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान पर चर्चा हुई। विपक्ष लगातार संविधान को खतरे में बताया। बीजेपी ने कांग्रेस पर इमरजेंसी थोपने का आरोप लगाया और 49 साल पहले इमरजेंसी की याद दिलाई जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस आक्रोशित है। देखने वाली बात होगी कि आगे सदन क्या वाकई सुचारू रूप से संचालित होता है या नहीं। संसद में आज एक खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों नेताओं ने नए स्पीकर को उनके आसन तक भी पहुंचाया। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुने जाने के साथ ही संसद के अंदर से सियासत की बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। संख्या बल ज्यादा होने के चलते बगैर चुनाव के ही एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए। श्री ओम बिरला इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। इसके बाद जो तस्वीर लोकसभा से आई वो लोकतंत्र की स्वस्थ तस्वीर जरूर कही जा सकती है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने जैसे ही ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने की घोषणा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से उठकर ओम बिरला की तरफ बढ़े। कुछ ही पल में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी वहां पहुंचे, ओम बिरला को शुभकामनाएं दी और फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ हाथ मिलाया। राहुल और पीएम मोदी के इस तस्वीर ने संसद में मौजूद सभी सांसदों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
राहुल गांधी पीएम मोदी के साथ ओम बिरला को चेयर तक लेकर गए। ये परंपरा रही है कि सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुने गए सांसद को उनकी सीट से लेकर अध्यक्ष की कुर्सी तक जाते हैं। ये एक ऐतिहासिक पल था। इससे पहले साल 2018 में भी सदन से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां राहुल गांधी सदन में पीएम मोदी के गले मिले थे। हालांकि तब ये तस्वीर काफी सुर्खियों में रही थी और इस पर सियासी घमासान भी मचा था। अब एक बार फिर पीएम मोदी से राहुल गांधी का हाथ मिलाते तस्वीर सदन से सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और संसद की खूबसूरत तस्वीर को आप भी समझिए। संसद में पीएम मोदी और राहुल गांधी की एक तस्वीर सामने आई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। नए स्पीकर का उनकी सीट पर जाकर स्वागत भी किया गया। स्पीकर को दोनों एक साथ आसन तक लेकर गए और ऐसा करने की संवैधानिक परंपरा पहले से चलती आ रही है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। राहुल ने बेहतर तरीके से सदन को आश्वस्त किया और सदन को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने में, चलाने में भरपूर सहयोग की बात कही। विपक्ष की संख्या बढ़ने पर भी सौम्यता दिखाई और ऐसी तस्वीर सियासत में कम ही देखने को मिलती है। बढ़ते आगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। सीबीआई ने कोर्ट में केजरीवाल को पेश करके 5 दिन की कस्टडी मांगी थी और इस मामले में अगली सुनवाई 29 जून को होगी। केजरीवाल को सीबीआई ने बुधवार सुबह गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद उन्हें राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया कि जिस कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी, उसका न महज अरविंद केजरीवाल हिस्सा थे, बल्कि उन्होंने इस घोटाले में अहम भूमिका भी निभाई थी। और केजरीवाल पर ईडी के बाद सीबीआई की फांस को समझिए। ईडी के बाद अब सीबीआई की फांस में केजरीवाल है। सीबीआई ने बुधवार को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली शराब घोटाले में अरेस्ट किया गया। केजरीवाल के खिलाफ सबूतों का दावा लगातार जारी है। केजरीवाल को राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है। शराब घोटाले में केजरीवाल साजिश का आरोप लगा रहे हैं। लगातार जांच एजेंसियां ठोस सबूतों का दावा कर रही है। ईडी से पूछताछ के साथ ही सीबीआई भी अब केजरीवाल से सवाल पूछेगी और शराब घोटाले में घिरे केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ते आगे, बिहार में एनडीए सरकार एक्शन मोड में है। बिहार के नीतीश सरकार ने महागठबंधन सरकार में हुई अनियमितता की जांच के बाद कार्रवाई तेज कर दी है। बिहार सरकार के पीएचईडी विभाग में बिहार के करीब 826 करोड़ के टेंडर को रद्द कर दिया गया है। मंत्री नीरज बबलू के फैसले के बाद सियासत और गर्म है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी पीएचईडी ने महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए 800 करोड़ रुपए से अधिक के टेंडर रद्द कर दिए हैं। विभागीय मंत्री नीरज कुमार बबलू ने 6 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद जताई। टेंडर रद्द करने को लेकर मंत्री का तर्क है कि टेंडर में गड़बड़ियों के कारण उन्हें रद्द किया गया है। महागठबंधन की सरकार में जो टेंडर जारी किया गया उसमें काफी गड़बड़ी थी। हम लोग फिर से जल्द से नया टेंडर निकालेंगे। महागठबंधन में ललित यादव थे पीएचईडी मंत्री। 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के टेंडर रद्द। टेंडर में कई खामियां पाई गई। टेंडर में कई तरह की गड़बड़ियां थी, बहुत सारे चीज छूटे हुए थे। इसको एक तरह से आप कहिए हम लोग रिवाइज भी करने जा रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, वो उनके सपने को पूरा करने का संकल्प हमारा है। तो हम लोग लगे हुए हैं लगातार कि जहां भी कमी है, जहां भी जो गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करें। वहीं टेंडर रद्द होने पर पूर्व पीएचईडी मंत्री ललित कुमार यादव का भी बयान सामने आया है। ललित यादव ने कहा कि टेंडर को रद्द करने में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती, ये लोग जानबूझकर अपना चेहरा चमका रहे हैं। ललित यादव ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
तो हम लोग तो पहले ही विजय सिन्हा ने कहा था कि टेंडर में गड़बड़ी हुई, हम कल उनको ज्ञान का अभाव है। अभी इसमें मंत्री का कोई भूमिका नहीं होती है। टेंडर तो हुआ ही था, अभी तो निष्पादन भी नहीं हुआ था, तो उसमें गड़बड़ी का, यदि गड़बड़ी हुई है तो हम लोग भी मंत्री रहते तो इसकी जांच करते, देखते किस स्तर पर गड़बड़ी हुई। बिहार में टेंडर की प्रक्रिया शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। वैसे महागठबंधन की सरकार जाते ही एनडीए की सरकार ने पूर्व के विभागों की ओर से जारी टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने का ऐलान किया था। ऐसे में पीएचईडी विभाग के टेंडर को मौजूदा मंत्री नीरज सिंह बबलू के रद्द किए जाने पर सियासत बेहद गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और टेंडर पर टेंशन के मायने को समझिए। बिहार में टेंडर का खेल बहुत पुराना रहा है। पूर्व की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगते रहे। पहले के सभी टेंडर को रद्द कर दिया गया है। महागठबंधन की सरकार पर ये आरोप लगे हैं। एनडीए की सरकार नए सिरे से टेंडर निकालेगी और मामला पीएचईडी विभाग के टेंडर से जुड़ा हुआ है। 800 से ज्यादा करोड़ के टेंडर रद्द हुए और टेंडर में कई खामियां भी पाई गई थी। गड़बड़ी की आशंका से टेंडर रद्द हुए और 6 महीनों में सभी काम पूरे होने का दावा किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर सियासत अभी भी तेज है। बढ़ते आगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि के मौके पर पटना के बीआईए सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, मंत्री प्रेम कुमार सहित कई नेता शामिल हुए। आयोजन के जरिए नेताओं ने किसानों की हालत पर चिंता जताई, साथ ही बिहार के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस सहित पूर्व की सरकारों को जिम्मेदार ठहरा दिया। पटना के बीआईए सभागार में बड़ा आयोजन किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के अलावा सत्ता पक्ष के कई दिग्गज नेताओं का जुटान हुआ। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री प्रेम कुमार के साथ ही कई शख्सियत शामिल हुए। सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में सहजानंद सरस्वती के अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई को याद करते हुए बिहार के पिछड़ेपन का मुद्दा भी उठाया। बिहार में कैसे विकास हो, किसानों की हालत कैसे सुधरे, इस पर अपनी राय रखते हुए किसानों के लिए कई घोषणाएं की। तो वहीं कांग्रेस और महागठबंधन की पूर्व की सरकारों पर जमकर भड़ास भी निकाली। समाज की व्यवस्था को ठीक करने का काम वो कर रहे थे, और जो आदमी पूरी तरह सन्यासी हो, इसके बाद भी लोगों के कल्याण की चिंता करने वाला स्वामी सहजानंद जी के पुण्यतिथि पर हम उनके चरणों में प्रणाम करके श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। कार्यक्रम के आयोजक रविंद्र रंजन ने कहा कि ऐसे आयोजन के जरिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के दिखाए राह पर सभी को चलने की प्रेरणा मिल सके, इसकी कोशिश की जाती है। किसानों मजदूरों को जोड़ना, उनमें जागृति पैदा करना, और स्वामी जी ने जो आदर्श स्थापित किया था कि राजनीति का मतलब सत्ता नहीं है। किसान आंदोलन की उपज महात्मा गांधी भी हैं, किसान आंदोलन की उपज सरदार पटेल भी हैं। बारदोली आंदोलन से वो चमके। महात्मा गांधी ने नील्हा आंदोलन किया चंपारण में, और स्वामी सहजानंद सरस्वती भी किसान आंदोलन की उपज हैं। लेकिन स्वामी जी कभी राज सत्ता में नहीं गए। इन लोगों ने वो किसानों के निर्माण, मजदूरों की भलाई के लिए आजीवन काम करते रहे। आयोजन किसानों की आवाज बुलंद करने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि को यादगार बनाने के लिए किया गया था। इस दौरान सत्ताधारी दल के नेताओं ने विपक्षी दल पर बिहार के साथ भेदभाव करने और प्रदेश की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुलिस सूत्रों से मिली एक बड़ी जानकारी के अनुसार नेपाल में है संजीव मुखिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल भाग निकला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया, जिसकी तलाश लगातार जारी है। जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन इस वक्त पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि संजीव मुखिया नेपाल निकल चुका है। गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल भाग गया है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के